बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 8 मौसी पपीते वाली पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में कालिंदी नाम की स्त्री का वर्णन किया गया है, जिसके ग्राहक स्कूली बच्चे हैं और एक कविता नाम की बच्ची उसे मौसी कहकर संबोधित करती है। कालिंदी को उसका यह संबोधन बहुत अच्छा लगता है। वह उसे हर दिन बिना पैसे लिए पपीता दे जाती है। एक दिन कविता के माता पिता कालिंदी को पपीतों के दाम देने की कोशिश करते हैं। तब कालिंदी उनसे ऐसी ऐसी चीज़ों के दाम देने को कहती है जिनके दाम चाहकर भी दिए नहीं जा सकते। अब बच्चों, हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अमृत यान भी खूब है, हर समय यात्रा करता रहता है। देश का कोना कोना छान मारा, विदेशों की भी खूब सैर की। बूढ़ा हो गया पर पैर थकने का नाम नहीं लेते। इन यात्राओं में अमृतयान को तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभव हुए, पर बस्तर में जो कुछ हुआ था अमृतयान उसे आज तक नहीं भूल सका है। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। एक अमृतयान नाम का मनुष्य है जिसको यात्रा करना बड़ा ही अच्छा लगता है। वो देश के कोने कोने में यात्रा करते रहते हैं। यात्रा करते करते वो बूढ़े हो गए, लेकिन अब भी उन्होंने यात्रा करना नहीं छोड़ा। इन यात्राओं में अमृतयान को तरह तरह के अलग अलग तरह के अच्छे और बुरे अनुभव हुए, पर उनके साथ जो बस्तर में हुआ था अमृतयान उसे आज तक नहीं भूल सके हैं। आज से 53 साल पहले की बात है। एक दिन अमृतयान के पास उसके एक मित्र का पत्र आया। उसका नाम था जित्तन। वह बस्तर में रहता था। जित्तन ने अमृतयान को बुलाया था। तुम आओगे तो बस्तर के वनों में खो जाओगे। इतना सुंदर एकांत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अमृतयान ने उससे पहले बस्तर नहीं देखा था। वह तुरंत चल दिया। साथ में थी पत्नी देवयानी और बेटी कविता। कुछ समय तक वह जित्तन के साथ रहा, फिर अलग रहने का इंतजाम हो गया। वह वहाँ रहकर कुछ लिखना चाहता था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान, सामने रंग बिरंगे फूलों का बगीचा, फूलों पर उड़ती तितलियां, चहचहाती चिड़ियां। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। 53 साल पहले अमृतयान के पास उनके एक मित्र का पत्र आया जिनका नाम जित्तन था और वे बस्तर में रहते थे। जित्तन ने अमृतयान को बस्तर के वनों को देखने के लिए बुलाया और वहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि यदि तुम बस्तर के वनों को देखोगे तो तुम्हें ऐसा सुंदर एकांत कहीं पर भी नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अमृतयान ने कभी भी बस्तर नहीं देखा था, इसलिए वो अपने मित्र के कहने पर तुरंत चले गए और अपनी पत्नी देवयानी और अपनी बेटी कविता को भी साथ ले गए। कुछ दिन तक तो वो अपने मित्र के साथ रहे, फिर वो उनसे अलग रहने लगे। वहाँ रहकर वहाँ की सुंदरता को देखकर उनके मन में कुछ लिखने का विचार आया। इतना छोटा सा उनका सुंदर मकान था और उसके सामने रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था। फूलों पर उड़ती तितलियों और चहचहाती चिड़ियों को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि यहाँ की सुंदरता के बारे में मैं कुछ लिखूं, और उन्होंने कुछ लिखने का विचार किया। बस्तर की सुंदरता देख अमृतयान मुग्ध था। सोचने लगा क्यों न इस पर कोई किताब ही लिख डालूं। बस्तर की सुंदरता देखकर अमृतयान बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने उस सुंदरता पर एक किताब लिखने का विचार किया। बस फौरन अमृतयान बस्तर के सीधे साधे प्यारे प्यारे लोगों के जीवन पर एक पुस्तक लिखने में जुट गया। जितना भी लगता अभी तो और भी बहुत कुछ लिखना बाकी है। कभी कभी उसे लगता जैसे बस्तर के लोगों ने कोई जादू सा कर दिया है उस पर। वहाँ की सुंदरता को देखकर और वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों के जीवन पर उन्होंने एक पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी वो पुस्तक लिखते उन्हें ऐसा लगता जैसे ये पुस्तक पूरी नहीं हुई, अभी उसकी सुंदरता का वर्णन करना और भी बचा है, और वो उसके बारे में अर्थात बस्तर की सुंदरता के बारे में वो लिखते ही जा रहे थे।
उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बस्तर के लोगों ने उन पर जादू कर दिया है, अर्थात उन्हें बस्तर के लोग बड़े ही अच्छे लगने लगे थे। एक दिन की बात है, अमृतयान लिख रहे थे। उनकी पत्नी देवयानी और कविता आंगन में बैठी थी। इतने में एक स्त्री पपीते बेचती हुई उधर से आ निकली। पपीते लो मीठी मिश्री से पपीते। एक दिन जब अमृतयान लिख रहा था तो देवयानी और कविता आंगन में बैठी हुई थी, और जब वो आंगन में बैठे हुए थे इतने में उनके सामने से एक पपीते बेचने वाली स्त्री निकली, जो पपीता लो मीठी मिश्री से पपीता लो यह कह रही थी। पपीते मीठे थे या नहीं यह तो नहीं पता, पर उस स्त्री की आवाज में ऐसी मिठास थी कि देवयानी और कविता दरवाजे पर जा खड़ी हुई। पपीते वाले की आवाज सुनकर देवयानी, जो अमृतयान की पत्नी थी, और उनकी बेटी कविता दरवाजे पर चली गई। पपीते वाली ने जैसे ही कविता को देखा और वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने कविता को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। फिर छांटकर एक पपीता दिया और अपने रास्ते चलने लगी। पपीता वाली को कविता बहुत ही अच्छी लगी। उसने कविता को गोद में उठाया और उसे प्यार किया और एक अच्छा सा पपीता उसको छांटकर दे दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। उनकी अमृतयान की पत्नी ने उनको पैसे देने की भी कोशिश की पपीते वाली को, लेकिन वह स्त्री बिना पैसे लिए चली गई। देवयानी ने अमृतयान को यह बात बताई। इसे सुनकर उन्हें भी ताज्जुब हुआ। ताज्जुब का अर्थ होता है आश्चर्य होना। अगले दिन फिर आई पपीते वाली। कविता दौड़कर बाहर आई। उसे देखकर वह प्यार से बोली, लेगी पपीता? हाँ, कल वाला पपीता बहुत मीठा था मौसी। मौसी शब्द सुनते ही फल वाली ने फिर उसे प्यार से गोदी में उठाया और चूमकर जाने लगी। जब देवयानी ने अमृतयान को पपीते वाली के बारे में बताया कि उसने कविता को बिना पैसे लिए पपीता दे दिया, तो अमृतयान को भी इस बात से बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर वह पपीते वाली आई और जैसे ही उसने कविता को देखा तो उसने कविता से पूछा, क्या आज भी पपीता लेगी? तभी कविता ने कहा कि हाँ मौसी, पपीता बहुत मीठा था। मौसी शब्द सुनते ही पपीते वाली को यह बहुत अच्छा लगा और पपीते वाली ने उसको प्यार से गोदी में उठाया और फिर से उसको प्यार किया। सहसा मीन्स होता है अचानक। देवयानी ने पुकारा, जो कविता की माँ थी, पपीते वाली पैसे तो ले जा। उन्होंने पपीते वाली को पैसे लेने के लिए कहा, लेकिन पपीते वाली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और देवयानी से बोली, इतनी प्यारी बेटी है आपकी, क्या उसे कोई छोटी सी चीज़ में भेंट नहीं कर सकती? भेंट होता है किसी को उपहार स्वरूप कुछ देना। बातों बातों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसका नाम था कालिंदी। वहाँ से कुछ मील दूर नदी पार एक गाँव में रहती थी वह। दुनिया में कोई नहीं था उसका, अकेली थी वह। कहते कहते आंखें भर आई, लेकिन फिर जैसे उसे अपनी भूल पता चली, बोली, नहीं अकेली कहाँ, सभी गांव वाले तो मेरे अपने हैं। स्कूलों के बच्चे भी हैं जिनके लिए रोज़ ताजे पपीते लेकर जाती हूँ। फिर कविता भी तो है, यह मेरी अपनी बेटी है। बातों बातों में उसने अपने बारे में देवयानी को सब कुछ बता दिया कि उसका नाम कालिंदी था और वह नदी पार एक गाँव में रहती थी। उसका दुनिया में कोई भी नहीं था, वह अकेली रहती थी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई, अर्थात वो रोने लग गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर जैसे ही उसे लगा कि यह बात अच्छी नहीं है, वैसे ही उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो गांव वाले सभी अपने हैं। स्कूल के बच्चे जिनको मैं पपीता देती हूँ, जिनके लिए रोज़ ताजे पपीते लेकर जाती हूँ, वो भी मेरे अपने ही तो हैं। और फिर यह कविता भी तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। सुनकर देवयानी की आंखें भी भर आई। तब तक अमृतयान भी बाहर आ गया था। उसने भी पैसे लेने की जिद की तो कालिंदी बोल पड़ी, बाबूजी आप बेकार चिंता करते हैं, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाली, एक दिन पूरा हिसाब करूंगी। कालिंदी की बात सुनकर देवयानी की आंखों में भी आंसू आ गए और उनकी यह सब बातें सुनकर देवयानी के पति अमृतयान भी बाहर आ गए
और उन्होंने भी कालिंदी से पपीते के पैसे लेने के लिए कहा, किंतु पपीते वाली ने, जिसका नाम कालिंदी था, उसने अमृतयान को पैसे लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि एक दिन मैं पूरा हिसाब करूंगी और एक दिन पपीते के पैसे अवश्य आपसे लूंगी। अमृतयान क्या कहता, चुप रहा। इतनी सी देर में कविता कालिंदी से इस कदर घुल मिल गई, कालिंदी चली तो वह भी उसके साथ चल दी। कालिंदी बोली, ले जाऊं बाबूजी इसे भी अपने साथ। ना अमृतयान मना कर सका और न ही देवयानी। कविता कालिंदी के साथ चली गई। शाम के समय कालिंदी उसे घर छोड़ती गई। अब इसका अर्थ समझाती हूँ। अमृतयान क्या कहता, वह कुछ भी नहीं बोला और जैसे ही कविता कालिंदी से इतनी ज़्यादा घुल मिल गई, तब उसने कालिंदी से उसके साथ चलने के लिए कहा। कविता ने कहा कि मैं कालिंदी मौसी के साथ जाऊंगी। कालिंदी बोली, बाबूजी यदि मैं आप इसको अपने साथ ले जाऊं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है। यह कालिंदी की यह बात सुनकर अमृतयान ने भी मना नहीं किया, न ही उसकी पत्नी देवयानी मना कर पाई। कविता कालिंदी के साथ चली गई और शाम के समय कालिंदी उसे घर छोड़ गई। फिर तो यह रोज का ही नियम बन गया। कविता सुबह से ही नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कालिंदी मौसी के इंतजार में बैठ जाती। ठीक समय पर पपीते से भरी टोकरी सिर पर रखे आती दिखाई देती कालिंदी। कविता चिल्ला पड़ती, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली, और फिर कालिंदी के साथ चली जाती। कविता दिन भर उसी के साथ रहती, मीठी मीठी बातें करती, कहानियाँ सुनती। जब कालिंदी ने कविता को साथ ले जाने के लिए कहा और एक दिन कविता कालिंदी के साथ चली गई तो कालिंदी को बड़ा ही उसके साथ कविता के साथ अच्छा लगा और कविता को भी कालिंदी के साथ बड़ा ही अच्छा लगा। जब कविता को यह बात अच्छी लगी, उसके साथ रोज रोज घूमना, उससे कहानी सुनना, तो रोज कविता सुबह से ही नहा धोकर तैयार हो जाती और कालिंदी मौसी का इंतजार करती। और जैसे ही कालिंदी पपीतों से भरी टोकरी सिर पर रखे आती, कविता को दिखाई देती, कविता उसको कहती, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली, और फिर वो कालिंदी के साथ चली जाती। दिन भर वह उसी के साथ रहती और उसी के साथ मीठी मीठी बातें करती थी और उससे कहानियाँ सुनती थी। अब आगे पढ़ते हैं। आंधी तूफान में भी कालिंदी का नियम कभी नहीं टूटता। एक दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। कालिंदी एक पुराना सा छाता लिए आ गई। अमृतयान ने पूछा, क्या ऐसे मौसम में भी पपीता बेचने के लिए आना जरूरी था? कालिंदी एक क्षण चुप रही, फिर कहा, मैं ना आती तो स्कूल के बच्चे मेरी बाट देखते। बच्चों के बीच रहकर मुझे भी खुशी होती है। कविता को देखे बिना तो चैन नहीं पड़ता। बाट का अर्थ होता है इंतजार। आंधी तूफान में भी कालिंदी कभी भी आना नहीं छोड़ती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, फिर भी कालिंदी एक पुराना सा छाता लेकर आई तो अमृतयान ने उससे पूछा, क्या बरसात में भी पपीते बेचने के लिए जरूरी था? तब कालिंदी ने कहा कि यदि मैं नहीं आती तो स्कूल के बच्चे मेरा इंतजार करते और बच्चों के बीच रहकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और कविता को देखे बिना तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। कालिंदी, क्या लगता है तुम्हें कविता को देखकर? आज तुम्हें बताना ही होगा। अब कालिंदी छिपा न सकी, उसने बता दिया, बिल्कुल कविता जैसी ही थी उसकी बेटी। आज से 4-5 बरस पहले गांव में हैजा फैला, वह उसकी चपेट में आ गई। कालिंदी का पति भी हैजे का शिकार हो गया, तब से फल बेचकर गुजारा करती है। स्कूल के बच्चों को देखकर प्यार उमड़ आता है। उसकी बेटी आज होती तो वह भी स्कूल में पढ़ रही होती। जब अमृतयान और देवयानी ने पूछा कि कालिंदी, तुम्हें कविता को देखकर इतना चैन क्यों मिलता है, इतना अच्छा क्यों लगता है यह आज तब उनकी बात सुनकर कालिंदी अपने दुख को छिपा नहीं सकी और उसने यह बताया कि बिल्कुल कविता जैसी ही उसकी बेटी थी और आज से 4-5 साल पहले गांव में हैजे नाम की एक बीमारी फैली थी और मेरी बेटी को भी और मेरे पति को भी हैजा हो गया और वो उसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब से उनकी मृत्यु हुई है, तब से वह फल बेचकर ही गुजारा करती है।
और स्कूल के बच्चों को ही अपना बच्चे समझती है, और यदि उसकी बेटी होती तो वह भी स्कूल में पढ़ रही होती। बिल्कुल कविता जैसी थी बाबूजी, गोरी गोल मटोल। कहते कहते कालिंदी की आंखों से आंसू बह चले। जब कालिंदी ने कविता को देखकर कहा कि बिल्कुल कविता जैसी मेरी भी बेटी थी, बिल्कुल जो कविता जैसी ही लगती थी, गोरी गोरी और गोल मटोल। यह कहते कहते ही कालिंदी रोने लगी। इसके बाद कालिंदी सुबह सुबह कविता को एक दिन लेकर गई और शाम को नहीं लौटी। दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम होते होते जोरों की बारिश शुरू हो गई। अंधेरा हो गया पर कालिंदी का कुछ पता न चला। अमृतयान दौड़ा दौड़ा वहां गया जहां स्कूल के बाहर कालिंदी पपीते बेचा करती थी। एक दुकानदार से पूछा। वह बोला, पपीते वाली तो आज दोपहर को ही चली गई, उसके साथ एक छोटी लड़की थी। इसके 3 दिन के बाद जब कालिंदी सुबह सुबह कविता को लेकर गई तो वो शाम को वापस नहीं आई। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम होते होते बहुत तेज बारिश आने लग गई थी। अंधेरा हो गया था, लेकिन कालिंदी उस दिन कविता को छोड़ने नहीं आई। यह सब देखकर अमृतयान को अपनी बेटी की चिंता हुई और वह दौड़कर वहीं गया जहां पर कालिंदी पपीते बेचती थी। तब उसने जब एक दुकानदार से पूछा, तब दुकानदार ने कहा कि पपीते वाली तो आज दोपहर को ही चली गई और उसके साथ एक छोटी लड़की थी। सुनते ही अमृतयान का जी धक से रह गया। उसने घर जाकर देवयानी को बताया। देवयानी तो रोते रोते बेहाल हो गई। चिल्लाकर बोली, ले गई चतुर, पपीते के पैसे नहीं लेती थी, तभी मुझे शक हुआ था। कहती ना थी एक दिन सारा हिसाब करूंगी, कर लिया ना हिसाब, न जाने मेरी फूल सी बेटी कहाँ होगी। यह सुनकर देवयानी रोते रोते बेहाल हो गई। बेहाल का मतलब कि वह अमृतयान की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि वह ऐसी ही चतुर स्त्री थी, इसलिए वह पपीते के पैसे नहीं लेती थी कि मैं सारा दिन हिसाब करूंगी, और वो इसलिए मेरी बेटी को उठा ले गई। यह सुनकर अमृतयान ने कहा कि नहीं देवयानी, ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसी बात नहीं है। अमृतयान ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, प्रयास किया कि देवयानी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बेटी कहीं पर नहीं जाएगी, वह स्त्री ऐसी नहीं है। तब दोनों मिलकर सोचने लगे कि परदेश में हम किससे मदद मांगे, कौन मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा। कहते कहते देवयानी की हिचकियां बंध गई, तब देवयानी फिर से रोने लगी। अमृतयान देवयानी को धीरज बंधाते बंधाते खुद रो पड़ा। रात भर पानी बरसता रहा। अमृतयान मन ही मन सोच रहा था, क्या पुलिस की मदद लूं, पर ना जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि कालिंदी जरूर लौट आएगी। अमृतयान देवयानी को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हमारी बेटी लौट आएगी, लेकिन उन्होंने खुद भी धीरज खो दिया और वो खुद भी रो पड़े। रात भर बारिश होती रही, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। दिन निकला, बारिश कुछ कम हो गई। अमृतयान सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे कालिंदी की आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी, दीदी। जैसे ही दिन निकला और बारिश कम हुई, तभी कालिंदी की आवाज़ सुनाई दी, दीदी और बाबूजी। अमृतयान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने कालिंदी खड़ी है और उसके साथ कविता भी थी। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा कि माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है। हुआ क्या था, साफ साफ क्यों नहीं बताती? अमृतयान ने गुस्से में कहा। अमृतयान ने कालिंदी से कहा कि साफ साफ बताओ कि तुम मेरी बेटी को रात भर वापस क्यों नहीं लाई और कहाँ पर रही थी। कालिंदी भीतर आ गई और बोली, कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की जिद कर रही थी। कल बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने सोचा आज इसे गांव दिखा लाऊं। शाम को छोड़ जाऊंगी, जल्दी में आपको बताया भी नहीं, पर वहाँ यह बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त हो गई। शाम के समय लौटने के लिए कोई
नाव न मिली। बारिश में नदी उफन रही थी, रात घिरने को थी, कोई मल्लाह चलने को राजी ही नहीं हुआ। मुझे मालूम था आप परेशान होंगे, पर कालिंदी भीतर आकर बोली कि कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की कह रही थी, तो कल स्कूल की छुट्टी बारिश की वजह से जल्दी हो गई थी, तो मैं कालिंदी को अपना गांव दिखाने ले गई, लेकिन मैं आपको जल्दी में बताना भूल गई। वहां पर कविता खेल कूद में बच्चों के साथ मस्त हो गई और शाम के समय लौटने के लिए मुझे कोई नाव नहीं मिली और तेज बारिश के कारण मैं इसको छोड़ने नहीं आ सकी। कोई मल्लाह भी नहीं मिला। मल्लाह का है नाव जो चलाता है, उसे मल्लाह कहते हैं। मुझे मालूम था कि आप परेशान होंगे, पर मैं मजबूर थी, इसलिए मैं कविता को छोड़ने नहीं आ सकी। और उसने अमृतयान और देवयानी से माफ़ी मांगी। देवयानी कविता को छाती से चिपकाए कालिंदी की बात सुन रही थी। रात में उसने कालिंदी को बुरा भला कहा था, इस बात का गहरा पछतावा था उसे। देवयानी कविता को छाती से चिपकाए का अर्थ होता है कि देवयानी कविता को प्यार कर रही थी और कालिंदी की बात सुन रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि रात में उसने कालिंदी को जो कुछ भी कहा वह बहुत ही बुरा था। उसके लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद अमृतयान का लौटने का कार्यक्रम बन गया। सुबह सुबह आई कालिंदी तो कविता चिल्लाई, पपीते वाली मौसी, पपीते वाली मौसी, आज हम जा रहे हैं। 1.5-2 हफ्ते बाद, 1.5-2 हफ्ते का क्या मतलब होता है कि 2 हफ्ते का अर्थ है 15 दिन, कि उसके बाद अमृतयान लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह सुबह जब कालिंदी आई तो कविता ने उनसे बताया कि हम आज जा रहे हैं। कविता की बात सुनकर कालिंदी अंदर आई और उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। इसका अर्थ यह है कि वो उनके जाने की बात सुनकर दुखी हो गई और उसने अमृतयान और देवयानी से पूछा, क्या सचमुच आप जा रहे हैं? अमृतयान बोला, हाँ कालिंदी, किताब पूरी हो गई, अब जाना ही होगा, तुम्हारे बारे में भी किताब में लिखा है। अमृतयान ने कालिंदी से कहा कि मेरी किताब अब पूरी हो गई है और हम जा रहे हैं, और मैंने तुम्हारा भी इस किताब में वर्णन किया है। कालिंदी ने कविता को गोद में लिया और उसे कई देर तक गोद में लेकर बैठी रही और उसके बालों में उंगलियां फिराती रही, अर्थात उसे प्यार करती रही। अचानक देवयानी को कुछ याद आया। बोली, कालिंदी, अब तो पपीतों के पैसे बता दो। अमृतयान ने भी जिद की। कालिंदी का चेहरा तमतमा उठा। तमतमाना का मतलब होता है कि उनकी यह बात सुनकर कालिंदी को गुस्सा आ गया और वह बोली कि बाबूजी, अगर पैसे ही देने हैं तो केवल पपीतों के ही नहीं, उन कहानी किस्सों के भी पैसे दो जो मैंने रोज कविता को सुनाई है। उस प्यार दुलार के भी पैसे दो जो मैं माँ की तरह उस पर लुटाती रही। कहते कहते कालिंदी सुबकने लगी, अर्थात कालिंदी रोने लगी। अमृतयान को जब अपनी गलती पता चली तो उसने कालिंदी से माफ़ी मांगी और कहा कि प्यार दुलार की कोई भी कीमत इस दुनिया में नहीं चुका सकता। कालिंदी ने एक ताज़ा बड़ा सा पपीता कविता को पकड़ाया। बोली, याद रखोगी ना बेटी अपनी पपीते वाली मौसी को। कालिंदी ने एक बड़ा सा पपीता कविता को पकड़ाकर कहा कि बेटी, अपनी इस पपीते वाली मौसी को कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना। कविता भी यह सुनकर और उदास हो गई। वह कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसकी आंखें यह कह रही थी कि हाँ मौसी, मैं आपको जरूर याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। कालिंदी टोकरी उठाकर चली गई और अमृतयान उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कालिंदी रो रही है। उन तीनों की आंखों में भी आंसू थे, अर्थात उन्हें भी कालिंदी का दुख पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यह पाठ देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है।